नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे RRB ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि इनमें से कौन सा उपकरण जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र। यानी विद्युत जनित्र जो होता है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और आपका विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत जनित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे जैसे रेयॉन बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। यानी जो रक्षक कोशिकाएं होते हैं उनमें से कौन से परिवर्तन जो हैं वो रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यानी कि रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना जो है यही रक्षक कोशिकाओं के खुलने का कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाए। यानी रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। तो जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः कौन कौन से, यानी कि सर में कौन सा है, शरीर में कौन सा है और पैरों में कौन सा होगा। तो सिर बड़ा दिख रहा है, दैट मीन्स वो पहला तो अवतल दर्पण होगा, तो ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है। दूसरा, शरीर जो है वो समान आकार का दिख रहा है, यानी कि वो समतल दर्पण होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका सी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। और पैरों में छोटे आकार का, यानी कि छोटे आकार उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। यानी कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है उसका चिन्ह क्या होता है। यानी कि अवतल दर्पण में हमेशा जो होता है वो रियल इमेज बनता है। रियल इमेज बनता है तो उसका जो धनात्मक आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव बनता है। क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो आवर्धन होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिबिंब के आभासी होने पर वो धनात्मक होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब अगर आभासी बन रहा है तो वो धनात्मक होता है, और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर वो ऋणात्मक होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग का प्रयोग अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? यानी कि पौधे का किस भाग का प्रयोग जो है अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित यानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिक्तिकाएं, यानी कि वैक्यूल्स का प्रयोग जो है वो अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित या इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है कि किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर का पाठ्यांक दर्शाता है। यदि इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है तो कार का औसत चाल भी मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है राइट। तो सबसे पहले इसमें डिस्टेंस कितना है, तो डिफरेंस तुम्हारा 800 का, ये हो गया 800 का डिस्टेंस। उसके बाद टाइम है यहाँ 4 आवर। अब ये तो किलोमीटर पर आवर में हो गया, तो इसके लिए हमको फिर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आएगा, ये 4 2 जा 8 200 और फिर ये 2 से 2 1 जा 2 0 और 2 9 जा 18, तो कितना हो जाएगा ये, तो 500/9 आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 500/9 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें सही कथन की पहचान करना है। पहला है प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र नहीं होता है, यानी कि वो तापमान के कम या अधिक होने पर प्रतिरोध घटता या बढ़ता भी है। दूसरा है किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, नहीं, ये भी गलत है, यानी कि टर्मिनलों के बीच प्रतिरोध जितना कम होगा वोल्टेज उतना अधिक होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड है प्रतिरोध की SI इकाई ओम है, तो ये सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए, यानी कि ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को ग्लास में एकत्र करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि नींबू जो होता है ये एसिडिक एसिड होता है नींबू में, यानी कि इसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। जैसे हम इसमें जल मिलाएंगे तो H+ की आयन की जो सांद्रता है वो क्या होगी, वो तो डिक्रीज होगी, बट OH दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तभी वो जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, दैट मीन्स थोड़ा खटास कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपये प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण की चलाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका खर्च। इसमें क्या पूछा है कि कुल लागत हमको ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वाट इंटू टाइम। क्या इस्तेमाल करेंगे, वाट इंटू टाइम बट्टे 1000। ठीक, तो इसमें वाट कितना है, तो वाट आपका 1000 है बट्टे 1000 इंटू टाइम कितना है, तो ये है 5 घंटे। पर डे कितना चलता है, 6 पर डे 5 घंटा चलता है। और सितंबर माह के लिए बोला गया है, तो सितंबर माह में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। कितने, 30 डेज। और एक यूनिट की लागत कितनी है, 6 रुपीज़ है।
तो 1000 से 1000 कट गया, अब बच गया इसमें 6 25 30 और 3 3 9, यानी कि आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 900 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 भिन्न तत्व और उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, A9, B11, C19 और D37। आवर्त सारणी में उनकी स्थितियों के आधार पर इनमें से असंगत तत्व का चयन किया जाए, मतलब इन चारों तत्वों में डिफरेंस तत्व कौन है। तो ए जो है ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, यानी कि ये आपका हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट है। उसके बाद एलिमेंट 11 जो 19 और ये 37 जो है ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका डिफरेंस जो है ए जो है वो फ्लोरीन, यानी कि ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। दैट मीन्स थर्मल अपघटन में क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो अभिक्रिया विभक्त हो जाती है, यानी कि वो टूट जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो सिल्वर और क्लोराइड में, मतलब क्लोरीन में क्या होती है, वो टूट जाती है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है। यानी कि इसमें से वो कारण बताए गए हैं जिसके आधार पर बताना है कि कौन कौन से कारक हैं जिसके द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो पहला है वनों की नियमित एवं नियोजित कटाई से, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है वनों की आग पर नियंत्रण, ये भी सही है। तीसरा है वनों में सड़कों का निर्माण, यानी कि ये जो है सी गलत है, यानी कि सी जहाँ जहाँ है वो उसको काट देंगे, यानी कि ऑप्शन मेरा आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं एकल कृषि रोपण, यानी कि ये भी गलत है, यानी कि डी भी मेरा गलत हो गया। तो आप आंसर निकल गया मेरा सी, यानी कि ए, बी, ई और एफ। यानी कि ई जो है वन रोपण और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना, ये भी सही है। और वन एवं वन उत्पादों का उचित उपयोग, ये भी सही है। और मवेशियों के चराने के लिए भूमि साफ करना, ये गलत है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा जो आंसर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा और उसके बाद एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और उसके बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, डैश कहलाती है। तो इस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल बोला जाता है। यानी कि किसी चालक और उसके बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो विद्युत चुंबकीय बल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। तो मानव मस्तिष्क का ये पश्च मस्तिष्क भाग जो होता है ना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे भूख लगना, छींकना, खांसना, सोना, ये सभी जो हैं ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो कि पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन डैश से आता है और OH- आयन डैश से आता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब होता है, यानी कि
एसिड को बेस से जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि H2O। यानी कि जो H+ आयन जो है ये हमारा एसिड से आता है यानी कि अम्ल से आता है, और OH- आयन जो आता है ये बेस यानी कि क्षार से आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल और क्षार, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि दो स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है समजातीय श्रेणी कहलाता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। यानी कि जैसे जैसे समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है उसका भौतिक और रासायनिक गुण चेंज हो जाता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? रक्त जब क्लॉट होता है तो कौन से घटक जो होते हैं वो सहायक होते हैं? तो उसमें ये बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तत्वों के वाहितम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतः डैश होते हैं। यानी कि जिस एलिमेंट के बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको धातु बोला जाता है, और स्पेशली जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मृदा क्षार धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो मृदा क्षार धातु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण AB के अपवर्तनांक को दर्शाया गया है। यहाँ EOD डैश को निरूपित करता है। यानी कि AB जो है ये इंसिडेंट रे है यानी कि आपतित किरण है, और EOD ये जो है ये किसको दर्शाता है? ये जो है हमारा विचलन कोण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये विचलन कोण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? तो जीव विज्ञान की आनुवांशिकी शाखा जो है वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। नहीं, आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, आनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है। यानी कि जिस कलर का अपवर्तनांक अधिक होता है उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो कम होती है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। दैट मीन्स यहाँ अपवर्तनांक अधिकतम बोला गया है, दैट मीन्स उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी। यानी इसको याद करने का ट्रिक है विबग्योर। क्या है? विबग्योर। यानी कि जो रेड कलर है इसकी अपवर्तनांक जो होती है वो सबसे कम होती है, और वायलेट यानी बैंगनी कलर जो है इसकी अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। वहीं तरंगदैर्घ्य की अगर बात करते हैं तो बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और रेड की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक या सूत्र के बाद लिखा गया पद AQ
यह दर्शाता है कि वह डैश में मौजूद है। यानी एक्यू का मतलब होता है एक्वस, दैट मीन्स जलीय विलयन के रूप में। क्या होता है? जलीय विलयन के रूप में। वहीं इक्वेशन में जी ब्रैकेट में रहता है वो गैसियस होता है, एस जो होता है वो सॉलिड में होता है, और एल जो होता है वो लिक्विड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारित करते या करती है। यानी ये कौन से कारण है जिसके कारण सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करता या करती है? तो वो क्या है? आंसर तापमान है। यानी तापमान वह कारण है जिसके कारण सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो श्रेणीकरण के लिए यानी कि आर इक्विवेलेंट हम लोग को निकालने के लिए श्रेणीक्रम बोला गया है, तो R1 प्लस R2 हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें मेरा R1 जो है वो 2 ओम है और प्लस R2 जो है वो 4 ओम है, यानी कि कुल इसका आंसर हो जाएगा 6 ओम, यानी कि आंसर मेरा हो जाएगा डी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो जब भी चैनल पे अपलोड करूँगा तो आपको अपडेट मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।